हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम बात करने वाले हैं संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रियाएं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कर्म के आधार पर क्रियाएं, तो हम आज पढ़ेंगे संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रियाएं। तो बात करें संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया की, तो ये इसके आधार पर कितनी होती हैं? इसके आधार पर होती हैं 5। वो कौन कौन सी होती हैं? बात करें पहली की, तो पहली होती है पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया। बात करें दूसरी की, दूसरी होती है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरी की बात करें, तीसरी होती है नाम धातु। नाम धातु क्रिया। चौथी होती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। बात करें पांचवी की, पांचवी होती है सहायक क्रिया, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सहायक क्रिया। तो ये होती हैं संरचना या प्रयोग के आधार पर 5 क्रियाएं। बेसिकली संरचना के आधार पर कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं, लेकिन जिनमें से हमें मुख्य पढ़नी होती हैं, जिनसे हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो ये क्रियाएं हैं। इन 5 से ही प्रश्न बनते हैं, तो हम इन्हीं 5 को पढ़ते हैं। तो यही हमारे लिए मेन है, यही हमारे लिए मुख्य क्रियाएं हैं। तो संरचना और प्रयोग के आधार पर कितनी हो गई? 5। पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, संयुक्त और सहायक। अब हम बात करेंगे जो हमारी पूर्वकालिक क्रिया है, इसको हम कैसे पहचानेंगे और ये कहाँ पर प्रयोग होगी। ठीक है, तो इसके बारे में अब बात करेंगे। बात करें अगर पूर्वकालिक क्रिया की, तो इसको कैसे पहचानेंगे? जिस वाक्य में कर्ता एक कार्य को संपन्न करने के बाद जब दूसरे कार्य को करने जाता है, पहला कार्य उसने एक काम संपन्न किया, फिर जब दूसरे कार्य को करने जाएगा तो क्या होगा? जो पहले वाले कार्य की जो क्रिया होगी, पहले वाले कार्य की क्रिया क्या कहलाती है? पूर्णकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक, पूर्वकालिक। जैसे उदाहरण की बात करें, सोनिया दूध पीकर खेलने जाती है, तो उसने पहले क्या किया? पहले उसने दूध पिया, फिर वो खेलने गई, तो इसमें दूसरी क्रिया ये है। तो ये मुख्य क्रिया होगी और ये होगी पूर्वकालिक क्रिया। ऐसे ही रोहन नहाकर विद्यालय जाता है, तो ये नहाकर, पहले उसने कौन सी क्रिया की? पहले वो नहाया, उसने नहाने की क्रिया की, फिर वो उसने क्या किया? विद्यालय गया। तो विद्यालय जाना ये मुख्य क्रिया हो गई और ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। ऐसे ही अरुण पढ़कर कहानी लिखता है, तो अरुण पहले पढ़ेगा, पहले पढ़ने की क्रिया करेगा, फिर वो कहानी लिखेगा, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई और ये हो गई मुख्य क्रिया। तो जैसे परिभाषा में लिखा है, जिस वाक्य में कर्ता, कर्ता कौन? जिस कोई भी पर्सन जो कार्य करता है, कार्य को करने वाला ही कर्ता होता है। तो कर्ता एक कार्य को संपन्न करने के बाद उसने एक कार्य किया, कौन सा कार्य किया? जैसे सोनिया ने पहले क्या किया? दूध पिया, पहले पीने का कार्य खत्म किया उसने। फिर जब वो दूसरे काम को करने जाता है, कौन? कर्ता दूसरे कार्य को करने जाता है, तो पहले वाले कार्य का जो कार्य में जो क्रिया पाई जाएगी वही पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक, तो जैसे अगर इसे पहचान की बात करें, तो इसे पहचानेंगे कैसे? जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जिस क्रिया के साथ क्या मिलेगा हमको? कर मिलेगा। कर लगा होता है, वही क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे सोनिया दूध पीकर, इसमें देखिए कर लगा है, तो ये कर लगा है, तो हमें पता चल गया ये कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया है। रोहन नहाकर विद्यालय जाता है, तो नहाने में कर लगा है, देखिए, तो ये कौन सी हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ऐसे ही अरुण पढ़कर कहानी लिखता है, तो यहाँ पर कर लगा है, तो ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया और ये हो गई मुख्य क्रिया।
ये हमारी मेन वर्ब है, ठीक, ये मेन वर्ब है और ये है पूर्वकालिक क्रिया, ये पूर्वकालिक है, पूर्वकालिक, यहाँ पर ये पूर्वकालिक। आप कर लगने से पहचान लेंगे, जहाँ कर लगा होता है वही पूर्वकालिक होती हैं, पूर्वकालिक, और ये भी हो जाएगी पूर्वकालिक। एग्जाम में प्रश्न आए तो ना परिभाषा पे जाओ ना किसी पे जाओ, आप सीधे शब्दों को पकड़िए। तो शब्दों में जैसे हमने जितना बनता है उतना हम पहचानने की सटीक जानकारी देते हैं हम। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि कर लगा मिलेगा, जिस शब्द के साथ कर लगा मिल जाए वही पूर्वकालिक क्रिया होगी, तो यहीं से हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। तो ये तो हो गई पूर्वकालिक क्रिया की बात। अब बात करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया की। बात करें अब दूसरी क्रिया की, दूसरी है प्रेरणार्थक क्रिया। इसे कैसे पहचानेंगे? अगर बात करें इसकी परिभाषा की, तो जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करे, किसी दूसरे को प्रेरणा देता है, यानी किसी कार्य को करने के लिए दूसरे को प्रेरित करे, वो खुद नहीं करे, ठीक है, तो वहाँ कौन सी क्रिया होगी? वहाँ होगी प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें आदेश दिया जाता है, ठीक, जैसे उदाहरण की बात करें, मालिक नौकर से खाना बनवाता है, तो क्या कर रहा है? जो मालिक है ये नौकर को आदेश दे रहा है और क्या करवा रहा है? खाना बनवा रहा है, ठीक, तो खाना बनवाता है। शिक्षक छात्रों से पाठ पढ़वाते हैं, शिक्षक आदेश दे रहे हैं बच्चों को, बच्चे क्या कर रहे हैं? पाठ पढ़ रहे हैं, तो कौन पढ़वा रहे हैं? शिक्षक पढ़वा रहे हैं, तो शिक्षक आदेश दे रहे हैं। ऐसे ही निधि मनीषा से अपना गृह कार्य करवाती है, तो निधि प्रेरित कर रही है किसको? मनीषा को, और मनीषा क्या कर रही है? मनीषा निधि का गृह कार्य कर रही है, ठीक, तो ये क्या है? करवाती, ये बनवाता और ये पढ़वाते, इस तरीके की जो क्रिया आ रही हैं यही क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। अगर बात करें प्रेरणार्थक की, तो इसके भी दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद हैं इसके, ठीक, कौन कौन से? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब इनको कैसे प्रेरणार्थक बनाएंगे? जैसे मूल क्रिया मिलेगी हमको, मूल क्रिया जैसे चलना मिल गई, तो इस चलने से क्या होगी? प्रथम प्रेरणार्थक होगी चलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक होगी चलवाना। ऐसे ही लिखना, ये मूल क्रिया है लिखना, अगर लिखना से अगर प्रथम प्रेरणार्थक में जाएंगे तो लिखाना हो जाएगा, अगर द्वितीय प्रेरणार्थक में जाएंगे तो लिखवाना हो जाएगा। ऐसे ही जागना, जागना मूल क्रिया है, तो इससे अगर हम प्रथम प्रेरणार्थक में जाएंगे तो जगाना, अगर द्वितीय में जाएंगे तो जगवाना। ऐसे ही बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनको आप प्रथम और द्वितीय में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही जो प्रेरणार्थक है इसमें क्या है? आज्ञा का भाव होता है, या फिर कर्ता खुद कार्य नहीं करता, किसी दूसरे को प्रेरित करता है किसी काम को करने के लिए। तो इस तरीके से बेसिकली आप पहचान पाएंगे, इस तरीके के वर्ण मिलेंगे, यानी ऐसी क्रियाएं मिलेंगे, बनवाते, करवाते, खिलवाते, लिखवाते, जगवाना, चलवाना, पकड़वाना, ऐसे वर्ण मिलेंगे, यानी ऐसी क्रियाएं मिलेंगी। तो ये होती है प्रेरणार्थक क्रिया। अब बात करेंगे तीसरी क्रिया की। तीसरी क्रिया है हमारी नाम धातु क्रिया। बात करें नाम धातु क्रिया की, तो नाम धातु, इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि किसी नाम के आधार पर बनी हुई है। तो अगर बात करें परिभाषा की, जो संज्ञा और विशेषण से उत्पन्न होती है वही क्रिया हमारी नाम धातु क्रिया होती है। तो ये नाम धातु क्रिया किससे उत्पन्न होगी? संज्ञा या विशेषण से। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, और विशेषण जो किसी की विशेषता होता है वही हमारा विशेषण है। तो इन दोनों से अगर बनेगी वही हमारी नाम धातु क्रिया कहलाएगी। जैसे यहाँ लिखा है मैंने, शर्म, झूठ, लोभ, ये सब क्या हैं? ये सब हैं संज्ञा, ठीक, ये संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। और यहाँ लिखा है गरम, नरम, लज्जा, ये विशेषण हैं, ये विशेषता बता रहे हैं, ये है विशेषण, ठीक है।
ये गर्म है, इसकी विशेषता क्या है, गरम, इसकी नरम, ये लज्जा, ये भी विशेषता बता रहा है। तो शर्म से बन गई नाम धातु क्रिया, क्या बन गई, शर्माना, झूठ से झुठलाना, और लोभ से लोभाना। ऐसे ही गरम से बन गई गरमाना, नरम से बन गई नरमाना, और लज्जा से बन गई लजाना। तो इस तरीके से क्रिया बनेंगी। ठीक है, किससे उत्पन्न होंगी, संज्ञा और विशेषण से। जो संज्ञा विशेषण से उत्पन्न होगी वही नाम धातु क्रिया कहलाएगी। ये रहे उदाहरण कुछ। अगर हम वाक्य प्रयोग की बात करें तो जैसे निशा बहुत शर्माती है, तो शर्माना ये आ गया, शर्माती है शर्म, इसमें से संज्ञा निकल आएगी शर्म, और शर्म से ही बन गया शर्माती, तो ये क्रिया हो गई। तो ये क्रिया शर्माती आई है यहाँ पर, ये कौन सी क्रिया है, नाम धातु। ऐसे ही मनोज हर बात को झुठलाता है, तो झुठलाना में अगर हम इसमें से अगर हम क्रिया वो शब्द निकालेंगे तो क्या निकलेगा, झूठ। झूठ क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, तो संज्ञा निकल आएगी। तो इस संज्ञा से ही हमने बना दिया झुठलाना, तो ये हो गई कौन सी, नाम धातु क्रिया। ऐसे ही तुम्हारा लजाना, यहाँ पर क्या आ गया, लज्जा, लज्जा की बात हो गई, तो लज्जा से बन गई लजाना, तुम्हारा लजाना शोभा नहीं देता। तो इस तरीके से होती हैं नाम धातु क्रियाएं, ये है नाम धातु क्रिया। ठीक, तो ऐसे पहचानेंगे हम नाम धातु क्रिया को। अब बात करेंगे अगली क्रिया की। बात करें अगर संयुक्त क्रिया की, तो संयुक्त क्रिया कौन सी होती है, संयुक्त क्रिया वह होती है जब एक से अधिक क्रियाएं दे रखी हो, किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी वाक्य को पूरा कर रही हो। ठीक, तो वहीं पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे परिभाषा में लिखा है, जब एक से अधिक क्रियाएं, कितनी क्रियाएं, एक से अधिक हों, ये मिलकर वाक्य को क्या करें, पूरा करें, उसे ही हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। ठीक है, इसमें जो दो क्रियाएं मिलेंगी या दो से अधिक क्रियाएं मिलेंगी, इसमें जो पहली क्रिया होगी, पहली क्रिया को क्या कहेंगे हम, मुख्य क्रिया कहेंगे, मुख्य। और दूसरी क्रिया होगी हमारी, दूसरी हमारी रंजक क्रिया होगी। कौन सी, रंजक। ठीक है, पहली मुख्य क्रिया होती है और दूसरी होती है रंजक क्रिया। बात करें उदाहरण की, जैसे वह खाना खा चुका है, तो इसमें देखिए, इसमें आया है, ये खाना तो ऑब्जेक्ट है, ये क्रिया है, ये है मुख्य क्रिया, खाना मतलब खा, ये हो गई मुख्य क्रिया, और ये है रंजक। रंजक, ये रंजक क्रिया है। ठीक है, ये मुख्य और रंजक मिलके ये दोनों क्या कर रही हैं, ये संयुक्त क्रिया बन रही हैं, तो इसी को हम संयुक्त क्रिया बोलेंगे। ऐसे विनय विद्यालय से लौट आया है, ये लौटना क्या है, ये मेन वर्ब है, और ये रंजक है, ये रंजक क्रिया है, ये दोनों मिल जाएंगी तो संयुक्त क्रिया बन जाएगी। ऐसे ही मैंने अपना पाठ पढ़ लिया है, तो पढ़ना क्या है, पढ़ना है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, और लिया, लिया है रंजक, लिया है रंजक। ठीक है, ये रंजक क्रिया हो जाएगी। तो मुख्य और रंजक ये दोनों मिलके क्या करेंगी, ये संयुक्त क्रिया बनाएंगी, इसी को हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रिया पाई जाए और वो दोनों मिलके किसी कार्य को पूरा करें, वही क्रिया हमारी संयुक्त क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो ऐसे पहचानेंगे संयुक्त क्रिया को। अब बात करेंगे अगली की। बात करें अब सहायक क्रिया की, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो इसे कैसे पहचानेंगे, जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ यानी उसका सहयोग करेगी, उसे हेल्प करेगी, वही हमारी साथ लगकर वाक्य को पूरा करे, उसे ही क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो मुख्य क्रिया के साथ आएगी, उसका सहयोग करेगी वाक्य को पूरा करने में, उसी को हम सहायक क्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण की बात करें, विवेक पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें पढ़ना क्या है, पढ़ना है मेन वर्ब, और ये है आया है, यही है हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया।
ऐसे ही बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो ये खेलना क्या है? खेलना क्रिया है, मुख्य क्रिया, ये हो गई मेन वर्ब। ठीक है, खेल रहे हैं, खेल रहे ये हो जाएगी मेन वर्ब, और हैं आया है तो ये हो जाएगा सहायक क्रिया, यानी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी ये, सहायक क्रिया। इसी तरीके से इसमें यहाँ जो चुका है, जैसे मीरा एक पत्र लिख चुकी है, तो ये लिख चुकी क्या है? मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया होगी ये, और ये हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ऐसे ही निधि बगीचे में घूमती है, तो उसका घूमना क्या है? मुख्य क्रिया, और इस मुख्य क्रिया के साथ अगर हम है लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये सहायता कर रही है। अगर हम लिखें निधि बगीचे में घूमती, सिर्फ घूमती तक छोड़ दें तो अधूरा लगेगा, इसकी सहायता कर रही है ये, जिसे हम सहायक क्रिया बोल रहे हैं, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या होती है? जो मुख्य क्रिया को सहयोग करती है, मुख्य क्रिया के साथ जुड़ती है, वही हमारी सहायक क्रिया होती है। अगर बात करें सहायक क्रिया की, तो जैसे एक वचन के साथ है आएगा, बहुवचन के साथ हैं, और मैं के साथ आएगा हूँ, ऐसे ही था, थी, थे, गा, गी, गे, ये सब क्या है? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक, तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी सहायक क्रिया होती है। तो ये होती हैं हमारी प्रयोग के आधार पर क्रियाएं 5 प्रकार की। कितनी होती हैं? संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रियाएं हैं हमारी 5। पहली बताई हमने पूर्वकालिक, जो जिस वाक्य में 2 क्रिया पाई जाएंगी, यानी कर्ता किसी कार्य को करके फिर दूसरे कार्य को जब करने जाएगा तो उसके द्वारा पहली की गई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होगी। ऐसे ही प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक में बताया था कि जो कर्ता है वो खुद कार्य नहीं करता, किसी और को प्रेरित करता है, तो वही हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। नाम धातु क्रिया, नाम धातु में किसी संज्ञा या फिर विशेषण से जो क्रिया उत्पन्न होगी वही नाम धातु क्रिया होगी। ऐसे ही संयुक्त क्रिया, संयुक्त जब 2 क्रियाएं मिलकर किसी कार्य को पूरा करेंगी वही संयुक्त क्रिया होगी। और सहायक क्रिया, सहायक क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़ के किसी कार्य को पूरा करती है, यानी वाक्य को पूरा करती है या फिर मुख्य क्रिया का सहयोग करती है, वही होगी हमारी सहायक क्रिया। तो इस तरीके से होती हैं संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रियाएं। ठीक, तो क्रिया टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।